सोने का इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा, सबसे पहला सवाल यही है। पर मुझे व्यक्तिगत तौर पे अभी भी लगता है कि सोने में चाल अभी बाकी है। तो क्या दिवाली से पहले आपको भी सोने और चांदी में इन्वेस्ट करना चाहिए, निवेश करना चाहिए, ताकि आप बेहतर रिटर्न बना सकें? 20% आपका सोने और चांदी में होना चाहिए। आप ईटीएफ में लगाना चाहते हैं, आप बार्स और कॉइन्स में लगाना चाहते हैं, उसमें लगाइए। कुछ पैसा आपको बैंक के फिक्स डिपॉजिट्स में भी रखना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा पैसा होता है जो आपको तुरंत जरूरत पड़ सकता है। हालांकि गोल्ड और सिल्वर का पैसा भी आप कभी भी लिक्विडेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जो शेयर मार्केट की लंबी अवधि का निवेशक है, उसको पैसा इस समय शेयर मार्केट में थोड़ा थोड़ा लगाना चाहिए, क्योंकि बार बार शेयर मार्केट करेक्शन हो जाती है। आपने देखा होगा निफ्टी की, हम लोग निफ्टी को ज्यादा फॉलो करते हैं। 25,000 जाती है, 25,500 के पास पहुंचने लगती है, फिर गिर के 25 आ जाती है, फिर गिर के 24,600 700। तो ये 24,500 और 25,500 की रेंज में चल रही है। तो जब जब ये करेक्शन हो रही है, आपको लेना चाहिए कि भाई एक तरफ तो सोना और चांदी भाग रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पैसा जो है सिर्फ 20% लगाओ। जब वो भाग रहे हैं तो सारा का सारा पैसा लगाना चाहिए ना, उसमें क्यों नहीं लगाना चाहिए? यही बात लोग जब शेयर मार्केट भाग रही थी पिछले सितंबर से पहले, यही बात वहां मेरे से सवाल किया गया था, तब भी मेरी स्ट्रैटेजी यही थी। अब जिन लोगों ने मेरी बात ना मानकर पूरा का पूरा पैसा शेयर मार्केट में कर दिया, उनको आज 1 साल बाद या तो वो नेगेटिव में है या उनका पैसा वहीं का वहीं खड़ा है। यानी कि सपने ऐसे दिखाए जा रहे हैं कि सोने चांदी में अभी अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया सही समय पर, कुछ लाख इन्वेस्ट करो और करोड़पति बन जाओगे 3-4 महीने में। ये जो मानसिकता है, इसको आप कैसे ठीक करेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे देश में इस चक्कर में पैसा गवाते बहुत हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही एक सफल इन्वेस्टर रहता है। शॉर्ट टर्म में आप कुछ दिन के लिए हो सकता है कमा लें, किसी के कहने से, किसी के बात में आ जाए, हो सकता है आप थोड़ा पैसा कमा लें, पर आपको उसमें एक आदत लग जाएगी, एक लत पड़ जाएगी, आप फिर उसमें जाएंगे और फिर पैसा गमा देंगे। बहुत सारे युवा अभी भी क्रिप्टो करेंसी को लेकर बहुत उत्साहित रहते हैं और सोचते हैं कि क्रिप्टो करेंसी खरीद लें, पता नहीं फ्यूचर में क्या हो जाएगा। क्रिप्टो से मैं दूर रहने की सलाह दूंगा एक लाइन में, जब तक भारत सरकार इसको पूरी तरह से लीगल घोषित नहीं करती। नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। एक ही साल के अंदर केंद्र सरकार की तरफ से आपकी जेब पर बोझ कम हो सके, इसके लिए 2 बड़े फैसले लिए हैं। पहला बड़ा फैसला तो यह है कि 12 लाख रुपए तक की इनकम इसी साल में टैक्स फ्री कर दी गई। आपको इनकम टैक्स नहीं देना है अगर आप 12 लाख रुपए सालाना तक कमाते हैं। और दूसरा बड़ा फैसला हाल ही में हुआ, जब जीएसटी में बड़ी कटौती की गई और उसके बाद बहुत सारी चीजें आपको पहले के मुकाबले अब सस्ती मिल रही हैं। दिवाली का पर्व आ रहा है और उसके बाद नया साल आएगा, और ऐसे में आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि जेब पर जो बोझ कम होगा, जो थोड़ा पैसा आपके पास बचेगा, उस पैसे को आप कहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आप आने वाले समय में उससे और ज्यादा पैसा बना पाएं, अपने फ्यूचर को सेफ और सिक्योर कर सकें। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अर्थशास्त्री शरद कोहली साहब एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शरद जी, जैसा कि मैंने कहा, 2 बड़े फैसले जिस पर अक्सर हम चर्चा पहले भी करते रहे हैं, 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री और फिर जीएसटी में बड़ी कटौती। मार्केट में तेजी धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर आ रहा है, और खासतौर से हमने देखा है गाड़ियों की बिक्री 2 व्हीलर 4 व्हीलर जबरदस्त बढ़ी है क्योंकि जीएसटी में कटौती हुई है। अब जो थोड़े से पैसे आपकी जेब में बचेंगे, आम आदमी की जेब में बचेंगे, वो ये भी सोचेगा कि इस पैसे को मैं कहां पर इन्वेस्ट करूं ताकि आने वाले समय में इससे बेहतर रिटर्न में कमा सकूं। सोना खरीदूं, चांदी खरीदूं, स्टॉक खरीद लूं, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दूं। शुरुआत सोने के साथ करते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा लोग इस समय सोने में इंटरेस्टेड हैं, और जब भी हम बात करते हैं पहले के मुकाबले सोने के दाम और ज्यादा बढ़ चुके होते हैं। तो सोने से शुरुआत करते हैं। सोने का इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा, सबसे पहला सवाल यही है। या विशाल, 1,20,000 के आसपास प्रति 10 ग्राम सोना टच कर रहा है। अगर आप अनऑफिशियल जो मार्केट होती है, तैयारी बोलते हैं उसको टेक्निकल भाषा में, 1,20,000, और चांदी भी 1.5 लाख के आसपास छूने वाली है। तो अब लोगों को लग रहा है कि क्या ये सोना अपना पीक कर चुका है, हमें यहाँ घुसना चाहिए, नहीं घुसना चाहिए। पर मुझे व्यक्तिगत तौर पे अभी भी लगता है कि सोने में चाल अभी बाकी है, क्योंकि जिन कारणों से सोना चढ़ रहा था वो कारण अभी बने हुए हैं। अगर उनमें से कारण 4-5 कारण है आपके शोबे में, उसका उल्टा हो जाता
तो मैं मान सकता था कुछ थोड़ी बहुत इसमें सोने की प्राइस नीचे आ सकती थी। और सोने के साथ मैं यहाँ पर चांदी भी ले रहा हूँ, क्योंकि सोना चांदी एक साथ चलते हैं, चांदी का थोड़ा इंडस्ट्रियल यूज भी है। पर अभी उनमें से कोई भी कारण मुझे होता नहीं दिख रहा। हालांकि जियोपॉलिटिकल लेवल पे बात करें विशाल, तो इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है, आपको पता होगा, बहुत कई महीने उसको हो चुके हैं, करीब 65-70 हजार लोग उसमें मर चुके हैं। तो उसमें राष्ट्रपति ट्रंप ने एक पीस फॉर्मूला दिया है अभी हाल में, एक दो, कि वो वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बन जाएंगे, यूके के एक पुराने प्राइम मिनिस्टर वहां का देखेंगे कार्यभार वगैरह वगैरह। उसको मुझे जहां तक शर्तें लगाई हैं, अब ये कहाँ जाके फैसला होता है 1-2 दिन में पता लग जाएगा। पर इसराइल हमास का जो मामला है जियो पॉलिटिकल लेवल पे, वो इतना ज्यादा मुझे गोल्ड को प्रभावित करता नहीं लग रहा। जो रशिया यूक्रेन का लड़ाई है, वो मुझे लगता है उसके लिए बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि वो लड़ाई बढ़ के वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो सकती है। बाल्टिक स्टेट्स हैं कुछ, शायद मैं एफएम न्यूज के जो दर्शक हैं उनके लिए बता दूं, स्कैंडिनेवियन कंट्री जिनको बोलते हैं, कुछ लोग पहले बोला करते थे, उसमें नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क है। ये रशिया से बिल्कुल टच करता है। और शायद आप लोग तो खबरों की दुनिया से आते हैं, पर जो लोग अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, क्योंकि रशिया के ड्रोन्स घूमते देखे गए हैं इन देशों में, और एस्टोनिया, पोलैंड में भी टेंशन है। तो रशिया, या तो रशिया उनको प्रोवोक कर रहा है, या नेटो के कंट्रीज हैं वो नेटो उनको प्रोवोक कर रहा है। खैर कौन किसको प्रोवोक कर रहा है इसमें हम नहीं जाते, पर वर्ल्ड वॉर 3 की अगर आहट कहीं से आ सकती है तो वो वहां से आ सकती है। तो अगर वहां पर आने वाले समय में विशाल कुछ भी ऐसा होता है जो कि जिसको हम अंग्रेजी में प्रोवोकेटिव कहते हैं, यानी कि कुछ उकसाने वाला ऐसा हरकत हो जाती है, तो ये मामला यहां से खतरनाक हो सकता है। और अमेरिका और रशिया के बीच में जो बयानबाजी चल रही है, वो बयानबाजी भी बहुत अच्छी नहीं है। तो जियोपॉलिटिकल लेवल पे इजराइल हमास में शांति आ भी जाती है, थोड़ा बहुत 19-20 फर्क पड़ सकता है सोने में, पर बहुत ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। ट्रेड वॉर अभी भी चल रहे हैं। मैं शरद कोहली साहब, मैं माफी के साथ आपको थोड़ा सा रोकूंगा। मैं आपको एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर कनेक्ट करता हूं। आपका थोड़ा सा नेटवर्क और ऑडियो में दिक्कत आ रहा है। मैं चाहता हूं कि मेरे दर्शक आपको अच्छे से सुन सकें। थोड़ा सा हम इंतजार करते हैं, एक बार फिर से हम आपको कनेक्ट करते हैं, और तब तक आपको बताते हैं कि आपके लिए स्मार्ट प्लान क्या हो सकता है, कहां पर आपको फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकें। जैसा कि शरद कोहली साहब ने बताया, ये इस साल में अब तक 2025 की शुरुआत से 10 महीनों में ही सोना 35,000 रुपए महंगा हो चुका है, चांदी 45,000 रुपए तक महंगी हो चुकी है। यानी कि सोने और चांदी में जिन्होंने सही वक्त पर निवेश किया, वो अच्छा खासा रिटर्न इस सोने और चांदी से बना रहे हैं। तो क्या दिवाली से पहले आपको भी सोने और चांदी में इन्वेस्ट करना चाहिए, निवेश करना चाहिए, ताकि आप बेहतर रिटर्न बना सकें? या फिर आपको सोचना चाहिए फिक्स डिपॉजिट के बारे में, क्योंकि आने वाला समय अनिश्चितताओं से भरा है। आप चाहेंगे कि एक सेफ एंड सिक्योर ऑप्शन आपके पास हो, यानी कि फिक्स डिपॉजिट जैसा। या फिर आपको म्यूचुअल फंड्स की तरफ बढ़ना चाहिए और एसआईपी के जरिए निवेश करना चाहिए, ताकि लंबे वक्त में धीरे धीरे आप इस पैसे को बना सकें। इसके अलावा रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। ऐसे में क्या आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, यह भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस समय गोल्ड जो है वो इस वक्त बिल्कुल हॉट है, क्योंकि सोने की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, और दिवाली का मौका ऐसा है जब हम भारतीय जो हैं वो सोने में ज्यादा निवेश करते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, घर पर सोने की और चीजें खरीदते हैं, सोने के सिक्के खरीद कर भी हम पूजा में भी इस्तेमाल करते हैं, उसका चांदी के सिक्के भी इस्तेमाल होते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा भी होती है दिवाली के दिन। और ऐसे में सोने और चांदी की अहमियत जो है वो भारतीय परिवारों के लिए बहुत ज्यादा है। तो ये समझने की कोशिश करेंगे शरद कोहली साहब से कि क्या इसमें इन्वेस्टमेंट के जरिए बड़ा रिटर्न निकाला जा सकता है, और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि घर में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना क्या आपके लिए इस वक्त फायदे का सौदा हो सकता है, खासतौर से तब जबकि जीएसटी की दरें कम हो गई हैं। यानी कि आपको रोजमर्रा का सामान जो है वो पहले के मुकाबले सस्ता मिल रहा है, और इसका असर भी हमने मार्केट में देखा है। जो गाड़ियां हैं, टू व्हीलर्स हैं, वो सस्ते मिल रहे हैं, बम्पर बिक्री उनकी हो रही है। और भी जो रोजमर्रा के सामान थे, जो अब तक शायद आम आदमी की रीत से बाहर थे, वो उन्हें अब खरीद पा रहा है, क्योंकि पहले के मुकाबले वो चीजें सस्ती हैं। आपके घर का जो बजट महंगाई बिगाड़ रही थी, वो थोड़ा सा बजट ठीक हो गया है, क्योंकि चीजों पर जो टैक्स लगता था वो टैक्स अब पहले के मुकाबले कम है। लेकिन फिर भी जो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं वो समझने बहुत जरूरी है, चाहे वो सोने चांदी के रूप में हो, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी के रूप में हो, चाहे वो रियल एस्टेट यानी कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर हो, और या फिर वो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, फिक्स डिपॉजिट में लगाना है, या फिर सरकारी किसी बॉन्ड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, सरकार की किसी योजना में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसके जरिए
आप ये समझें कि आप अपना पैसा कहां पर लगाएं ताकि आपको रिटर्न बेहतर मिल सके और लंबे वक्त में आपका पोर्टफोलियो ऐसा तैयार हो जाए कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा बना पाए। एक बार फिर से शरद कोरी साहब हमारे साथ जुड़ गए। शरद जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल मिल रही है। मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा सा नेटवर्क में दिक्कत थी। मैं फिर से एक बार शुरू कर रहा हूं और सोने के इन्वेस्टमेंट से ही हम एक बार फिर से इसे शुरू करेंगे। जियो पॉलिटिकल टेंशन की आप बात कर रहे थे और उस टेंशन की वजह से सोने की कीमतों पर असर क्या होगा, आम आदमी इन्वेस्ट कहां पर करे, ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन गोल्ड। जी हाँ, मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने अब तक बताया वो आपके यहाँ जी जा चुका है। जी तो मैं वहीं से मैं आगे करता हूं। मैंने ये खोल के इसलिए बताया, आप कहेंगे ये कहाँ चक्कर में पड़ गया स्कैंडिनेविया, मैंने खोल के इसलिए बताया जिससे दर्शक खुद भी इस बात का अंदाजा लगा चुके। मेरा जो बात करने का तरीका होता है कि आपको आगे से जी इतने एक्सपर्ट्स की जरूरत ना पड़े, आप स्वयं भी अंदाजा लगा सकें कि भाई अब हम कहाँ जा रहे हैं। तो एक इन्वेस्टमेंट में कहावत होती है विशाल, डू नॉट पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट, कि सारा का सारा पैसा एक ही एसेट क्लास में नहीं लगाना चाहिए। सोना चांदी तो है ही है, सोना चांदी के लिए तो मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं और आज भी मैं बोलूंगा कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के आपका 20% कम से कम टोटल जो इन्वेस्टेबल फंड है, यानी कि आपके पास अगर 5 लाख है तो 1 लाख, 10 लाख है तो 2 लाख, 20% आपका सोने और चांदी में होना चाहिए। आप ईटीएफ में लगाना चाहते हैं, आप बार्स और कॉइन्स में लगाना चाहते हैं, उसमें लगाइए। ज्वेलरी में जरा कम लगाइए, अनलेस कि आपको ऑर्नामेंट्स मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेता हूं। मान लीजिए दिवाली के मौके पर हमारे पास, हम एक ऐसी फैमिली की कल्पना कर लेते हैं जिसके पास 1 लाख रुपए हैं और वो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने का मन बना रही है। तो 1 लाख रुपए में से आपके मुताबिक 20,000 रुपए जो हैं वो सोने या चांदी में निवेश किए जा सकते हैं। हम यहां से शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, 20,000 रुपए आप कर सकते हैं। और 20,000 रुपए, क्योंकि 20,000 रुपए में आप कहेंगे भैया कौन सा सोना आ जाता है, 1,20,000 तो अभी बता रहे हो, तो मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जो ईटीएफ में आप बहुत छोटे अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं, 1,000 रुपए का भी करा जा सकता है। वो प्रो रेटा आपका उतना ही होल्ड करते हैं। ईटीएफ के यूनिट्स होते हैं, शेयर मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं, आप कभी भी इसको बेच सकते हैं, कभी भी खरीद सकते हैं। तो कोई ये ना सोचे कि मैंने 20,000 करने हैं तो 20,000 में आजकल क्या गोल्ड आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, टोटल में हम 1 लाख रुपए का लेके चल रहे हैं। आपके उदाहरण से मैं चलता हूं, कुछ पैसा आपको बैंक के फिक्स डिपॉजिट्स में भी रखना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा पैसा होता है जो आपको तुरंत जरूरत पड़ सकता है। हालांकि गोल्ड और सिल्वर का पैसा भी आप कभी भी लिक्विडेट कर सकते हैं, पर होता क्या है कि जब किसी एसेट क्लास की कीमत चढ़ रही होती है तो उसको बेचने में थोड़ा दुख होता है कि हमने जल्दी बेच दिया, अभी तो और मुनाफा होना था। फिक्स डिपॉजिट एक ऐसी चीज होती है जहां तक आपने कमाया, अगर आप मान लीजिए 2 साल की आपने एफडी करी और 1 साल में तोड़वा भी दी, तो आपका वो लोग 1% काट के आपको बाकी का ब्याज दे देते हैं। तो मेरी ये सलाह है कि कुछ फिक्स डिपॉजिट में, और शेयर मार्केट इस वक्त पिछले 1 साल से शेयर मार्केट ने निराश किया है। आप देखें तो शेयर मार्केट का रिटर्न अगर हम निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नेग्लिजिबल सा रहा है। तो मुझे लगता है वॉरेन बुफे साहब हैं जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं, उनका एक बड़ा सीधा नियम है, मैं बता देता हूं आज, कि जब सब बेच रहे हैं तो आप खरीदो, जब सब खरीद रहे हैं तो आप बेचो। तो इस समय ज्यादातर लोग बेचने पे तुले हुए हैं। हालांकि डीआईआईज जो है, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, और हमारे, उनको मैं देसी बॉयज कहता हूं मजाक में, जो हमारे म्यूचुअल फंड हैं, वो लोग लगातार खरीद रहे हैं। वो वॉरेन बुफे साहब का वो प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जो शेयर मार्केट के लंबी अवधि का निवेशक है उसको पैसा इस समय शेयर मार्केट में थोड़ा थोड़ा लगाना चाहिए, क्योंकि बार बार शेयर मार्केट करेक्शन हो जाती है। आपने देखा होगा निफ्टी की, हम लोग निफ्टी को ज्यादा फॉलो करते हैं, 25,000 जाती है, 25,500 के पास पहुंचने लगती है, फिर गिर के 25 आ जाती है, फिर गिर के 24,600, 700। तो ये 24,500 और 25,500 की रेंज में चल रही है। तो जब जब ये करेक्शन हो रही है आपको लेना चाहिए। अब आप कहेंगे क्यों? इसलिए क्योंकि हम भारतीय शेयर मार्केट में निवेश की बात कर रहे हैं, और भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है, मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल रहा हूं, वो ग्रोथ स्टोरी बहुत ही सुदृढ़ है, बहुत रोबस्ट बोलते हैं उसको, क्योंकि उसमें इस समय टैक्स के कट्स हुए, जीएसटी का रिफॉर्म हुआ है, इनकम टैक्स के कट्स हुए, मॉनसून अच्छा रहा, रिजर्व बैंक ने कट किया, 7.8% पे हम बढ़ रहे हैं। तो ये क्योंकि ये जो एक्सटर्नल हवा चल रही है ये शेयर मार्केट को उठने नहीं दे रही है, पर जो लोकल फैक्टर्स है वो बहुत स्ट्रांग है। अल्टीमेटली ये लोकल फैक्टर्स पे चलेगी। तो मुझे लगता है आप थोड़ा थोड़ा पैसा करके अगर शेयर मार्केट में लगाते हैं तो अच्छा आइडिया है। म्यूचुअल फंड को मैं इसी के साथ ही लेता हूं विशाल, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स भी पैसा अल्टीमेटली इक्विटी म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में ही लगाते हैं। तो ये हो गया 20,000। चलिए मैं म्यूचुअल फंड को अलग से भी ले लेता हूं, मैं एक नया एसेट क्लास क्रिएट करता हूं, क्योंकि कुछ लोग डेट म्यूचुअल फंड में भी लगाते हैं। तो 20% हो गया आपका गोल्ड एंड सिल्वर में, 20% एफडी में, 20% शेयर्स में,
20% आपके म्यूचुअल फंड्स में, तो कुल मिला के आपका 80,000 हो गया। 20% मैं समझता हूं आपको लिक्विड भी रखना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा पैसा होता है जो आपके सेविंग्स अकाउंट में पड़ा रहता है, इस पर ज्यादा इंटरेस्ट तो नहीं आता है, पर आपको लिक्विड रखना चाहिए। या अगर आपके पास लिक्विडिटी इसके अलावा भी है, तो आप एक नया आजकल एसेट क्लास चला है, उसको हम REIT कहते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसमें आप, क्योंकि आप कहेंगे 20,000 में भैया कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी, मुझे बता दो कहां। दिल्ली में तो टॉयलेट भी नहीं आता आजकल। 1 करोड़ रुपए की, कोई मेरे से कह रहा था दिल्ली में प्रॉपर्टी लिए, तो 1 करोड़ में तो शायद आपको बहुत मुश्किल से प्रॉपर्टी मिलेगी, पर छोटे पैसे से तो एक टॉयलेट भी कहीं नहीं आएगा। तो ये REIT आपको मौका देता है छोटे पैसे से किसी बड़ी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी का। तो REIT आप ले सकते हैं। तो मैंने आपके 1 लाख रुपए के विशाल 5 टुकड़े कर दिए, और इसलिए मैंने किए कि आपके रिस्क को फैला दिया मैंने। अब आप कहेंगे रिस्क क्या है? देखिए, जितना रिटर्न ज्यादा आता है उतना ज्यादा रिस्क होता है। ये एक निवेश की दुनिया में एक नियम होता है। तो आपको रिस्क को फैलाना जरूरी है। इसलिए फैलाना जरूरी है कि कल को कोई एसेट क्लास अगर डूबती है, कहीं पर पैसा अगर आपका लगता है कि थोड़ा रिटर्न नहीं दे रहा है या कहीं पर खतरा हो जाता है, तो आपका रिस्क स्प्रेड आउट है। अभी RBI की मॉनेटरी पॉलिसी आई ना विशाल, बिल्कुल। तो जो लोग RBI गवर्नर साहब की वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है MPC के बाद, हम लोग को तो बहुत फॉलो करनी पड़ती है, उसमें वो एक लाइन इस्तेमाल करते हैं बड़ी मजेदार, रिस्क आर इवनली बैलेंस्ड। तो आपको अपने रिस्क को इवनली बैलेंस करना है अलग अलग एसेट क्लास में। मेरे से किसी ने सवाल पूछा, जब मैंने यही फॉर्मूला बताया विशाल, कि भाई एक तरफ तो सोना और चांदी भाग रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पैसा जो है सिर्फ 20% लगाओ। जब वो भाग रहे हैं तो सारा का सारा पैसा लगाना चाहिए ना उसमें, क्यों नहीं लगाना चाहिए? यही बात लोग, जब शेयर मार्केट भाग रही थी पिछले सितंबर से पहले, यही बात वहां मेरे से सवाल किया गया था, तब भी मेरी स्ट्रैटेजी यही थी। अब जिन लोगों ने मेरी बात ना मानकर पूरा का पूरा पैसा शेयर मार्केट में कर दिया, उनको आज 1 साल बाद या तो वो नेगेटिव में है या उनका पैसा वहीं का वहीं खड़ा है। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी है, मुझे लगता है विशाल कि हमारी 99.9% जो आपके दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, उनकी खून पसीने की कमाई है। मैंने 99.9% इसलिए रखा है, 0.1% का हमेशा मार्जिन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हर प्रकार का व्यक्ति जुड़ जाता है, सोशल मीडिया से भी, टेलीविजन से भी। तो उन पसीने की कमाई को मुझे लगता है कि आपको बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसलिए मैं सारा का सारा आपका 1 लाख रुपए गोल्ड और सिल्वर में नहीं लगवाना चाहता। मैं चाह रहा हूं कि आप 20% रखें। तो इस तरीके से आप लगाएंगे तो आपको एक, इंग्लिश में हम शब्द इस्तेमाल करते हैं स्टेडी, आपको एक स्टेडी रिटर्न आएगा। किसी चीज में बहुत ज्यादा आएगा, किसी में थोड़ा सा मॉडरेट आएगा, किसी में थोड़ा कम आएगा, किसी में और कम आएगा, और किसी में एकदम बम्पर रिटर्न आ सकता है। कुल मिला के जो आपका रिटर्न बनेगा वो बहुत अच्छा एक पोर्टफोलियो बन जाएगा। ये एक सही तरीका होता है। लोग अमूमन आवेश में आ जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, अरे लगा दो सारा पैसा यार, ये भाग रहा है, ये मौका हाथ से निकल ना जाए। इस प्रकार की मेंटालिटी निवेश में नहीं रखनी चाहिए। ये मैं आपको एक लंबी अवधि के निवेशक का माइंडसेट बता रहा हूं और उसके लिए सलाह बता रहा हूं। विशाल, शरद जी, आप और बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो यही कहते हैं कि लंबी अवधि को ध्यान में रख करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन भारत में जुआ और सट्टा, ये वाली जो मानसिकता है ना, ये बहुत हावी है। अभी हमने हाल ही में मनी गेमिंग को बिल्कुल बैन कर दिया। ऐसे गेम्स जिसमें लोग पैसा लगाकर सोचते थे कि अभी सुबह पैसा लगाया और शाम को जो है इससे 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना पैसा बन जाएगा। यही हमने शेयर मार्केट में भी देखा है, यही हमने FNO में भी देखा है कि हम क्या करते हैं। जबकि RBI भी कह चुका है, वित्त मंत्री भी कह चुकी हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले लोग कितना पैसा गंवा रहे हैं, शेयर मार्केट में इंट्राडे करने वाले लोग कितना पैसा गंवा रहे हैं। और अब वही मानसिकता थोड़ी थोड़ी सोने चांदी के साथ भी जाने लगी है। लोगों को लग रहा है कि अभी सोना खरीद लो, अच्छा पैसा इसमें लगा दो, 3-4 महीने में आप मोटा रिटर्न लेकर निकल जाओगे। यानी कि सपने ऐसे दिखाए जा रहे हैं कि सोने चांदी में अभी अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया सही समय पर, कुछ लाख इन्वेस्ट करो और करोड़पति बन जाओगे 3-4 महीने में। ये जो मानसिकता है, इसको आप कैसे ठीक करेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे देश में इस चक्कर में पैसा गंवाते बहुत हैं। देखिए, मैंने आपको जो बातें बताई, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। वो मेरा निवेश की दुनिया में, अर्थशास्त्र और फाइनेंस की दुनिया में मुझे 3.5 दशक हो चुके हैं। 35 साल मैंने अभी फरवरी में पूरे किए इस दुनिया में। तो मेरा जो अनुभव है वो 35 साल का है। आपने तो 3 महीने की बात करी। अब जो लोग, देखिए, आवेश में आके, यही तो मैंने कहा कि हमारे यहाँ युवा जो पीढ़ी है उसकी समस्या क्या है कि वो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बस आज रात को पैसा लगाएं। तो हम लोग इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक और कहावत यूज करते हैं,
देयर इज नो शॉर्टकट टू बिकमिंग रिच। आपके अमीर बनने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। एक ही तरीका है कि आपने कोई लॉटरी की टिकट ली और वो लॉटरी निकला है। मुझे बताइए कितने लोगों की निकलती है लॉटरी? करोड़ों में से किसी एक की निकलती है। या आपके नाम कोई बड़ी विरासत, पुरानी विरासत आपके नाम छोड़ गया। अब ये मुझे बताइए ऐसे कितने लोग होते हैं? तो हम सिर्फ उन्हीं की बात करते हैं जो ज्यादा मेजॉरिटी में होते हैं। तो उसमें आपको कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है अमीर बनने का, बिल्कुल भी कोई नहीं है। तो इसमें आप मत आइए, किसी के बहकावे में मत आइए, कोई आपको कह रहा है रातों रात। इसीलिए मैं ये जानते हुए, विशाल, अब मैं जोर दे के कह रहा हूं, ये जानते हुए मुझे पता है कि वैश्विक हालात, जियो इकोनॉमिक और जियो पॉलिटिकल इस समय सोने और चांदी के हक में है। ये जानते हुए कि सोना और चांदी अभी भी ऊपर जाएगा, मैं तब भी आपको ये नहीं कह रहा कि अपना सारी की सारी जमा पूंजी आप सोने और चांदी में लगा दें। मैं आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की राय दे रहा हूं, लंबे वक्त तक। देखिए मैं आपको बड़ी अच्छी बात बताता हूं विशाल, आप मेरे से एडवाइस ले रहे हैं, आपके मैंने पहले भी इस पर शो किए हैं। मैं ये तो सुन लूंगा कि शरद कोहली साहब ने बताया और हमें कम रिटर्न आया, पर मैं ये सुनने में मुझे बहुत दुख होगा कि शरद कोहली साहब ने बताया और हमें नुकसान हो गया। ये मैं सुनने को कतई तैयार नहीं हूं। मैं कम रिटर्न की बुराई लेने को तैयार हूं, पर मैं लॉस वाली बुराई लेने को तैयार नहीं हूं। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बहुत ही सेफ इन्वेस्टर होता है। मेरी अपनी किताब आ रही है पर्सनल फाइनेंस पे, विशाल, जब आएगी तो मैं आपके साथ जुड़ूंगा। उसमें मैंने वो तरीके बताए हैं और ये सारी बात जो हम आप कर रहे हैं, इसको मैंने और खोलकर बताया है कि क्यों ऐसा करना चाहिए। वही लोगों ने अच्छी खासी जमा पूंजी रिटायरमेंट पे बनाई है जिन लोगों ने समझदारी से इन्वेस्ट किया है। ये रातों रात अमीर बनने की मानसिकता के साथ निवेश नहीं किया है। उन्होंने बहुत ही ठहर के, बहुत ही स्टेडी होके, बहुत ही समझदारी से निवेश किया है। और आपको मैं बताऊं, जितने भी रिटायर्ड लोग हैं ना इस समय भारत में, मैं उनमें से लाखों लोग मेरे से टेलीविजन के माध्यम से सवाल जवाब, मैं कुछ शोज करता हूं जिसमें लोग मुझे फोन इन प्रोग्राम्स होते हैं, बिल्कुल मुझसे फोन करके पूछते हैं। आप मानेंगे नहीं, जितने भी रिटायर्ड लोग हैं, ये आपको मैं एक बड़ी बात बताने जा रहा हूं, उनके पास पेंशन आती है। अगर सरकारी है तो पेंशन आती है, पर अगर सरकारी नहीं भी है और रिटायर्ड है तो आप मानेंगे, ये मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं, मैं लोअर मिडिल क्लास और उनकी बात नहीं करता, उसकी हम अलग से बात करेंगे। उनके पास आज अच्छा खासा अमाउंट है और उन्होंने इस प्रकार से किया है कि उनका बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। अब मुझे चिंता है आजकल की युवा जनरेशन की। जब वो उस उम्र में पहुंचेंगे तो उनके हाथ में तो छन्नी लगी हुई है, वो उनके पास तो पैसा टिकता ही नहीं है। जरा सा पैसा इकट्ठा होता है तो खर्च करने की बड़ी सारी चीज सामग्री सामने आ जाती है, उनकी बचत नहीं होती है। तो इसलिए मैं ये भी जोर दे के कहूंगा विशाल, अभी तो आपने मेरे से पूछा कि कहां निवेश करें, मैं ये भी कहूंगा कि पहले तो आप सेव करिए ना, सेविंग के बाद इन्वेस्टमेंट आती है। पर लोग तो सेव ही नहीं कर रहे हैं, आप तो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। मैं एक स्टेप और पीछे चला गया, तो भैया पहले सेव करिए और फिर आप इन्वेस्ट करेंगे। पर क्योंकि आपने बात शुरू करी वहां से जहां से हमारे पास एक जमा पूंजी है, मैं और उससे पीछे चला गया, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही एक सफल इन्वेस्टर रहता है। शॉर्ट टर्म में आप कुछ दिन के लिए हो सकता है कमा लें, किसी के कहने से, किसी के बात में आ जाए, हो सकता है आप थोड़ा पैसा कमा लें, पर आपको उसमें एक आदत लग जाएगी, एक लत पड़ जाएगी, आप फिर उसमें जाएंगे और फिर पैसा गंवा देंगे। सेबी की रिपोर्ट कहती है, जिसका आपने जिक्र किया, कि 89% लोग, ध्यान दीजिएगा, 89% लोग शेयर मार्केट में, जो लोग डेरिवेटिव्स में, इसको आपने सट्टेबाजी का, अंग्रेजी में उसको डेरिवेटिव्स कहते हैं, जो लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी कहते हैं, जो लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जो लोग व्यापार करते हैं, उसमें से 89% लोग पैसा गवा के जाते हैं। और मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं विशाल, जिन्होंने शॉर्ट टर्म में, आपको मैं बताऊं, मुझे नहीं पता आपकी कितनी रुचि है शेयर मार्केट में, पर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देके समझाता हूं। शेयर मार्केट में एक होती है पुट एंड कॉल ऑप्शन, शायद ज्यादा लोगों ने नहीं सुनी होगी, पर मैं आपको उसका असर बता देता हूं बिना टेक्निकलिटी में जाए। उसमें क्या होता है कि जो कॉल और पुट ऑप्शन होती है, उसमें आपको बहुत थोड़ा सा पैसा लगाना होता है विशाल, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपने 20,000 लगाया, अगर मैं आपको कहूं कि आपने 20,000 लगाया 10:15 पे, और अगर मैं आपको कहूं कि 10:30 बजे वो 20,000 40,000 हो गया, तो आप कहेंगे ये सच नहीं है, परंतु ये सच है, ऐसा ही होता है। अगर आपकी सही बैठ गई तो आपका पैसा 15 मिनट के अंदर डबल 3 गुना हो जाएगा। परंतु होगा क्या, आपको उसकी आदत पड़ जाएगी, और क्योंकि वो सट्टेबाजी है, आप अगली बार 40 लगाएंगे, उसके बाद आप 60 लगाएंगे, और जब आप 1 महीने तक अगर कमाते रहे तो आप तो अपने आप को बादशाह समझने लगेंगे, अरे वाह, मेरा तो नौकरी बेकार थी, मुझे तो बहुत अच्छा तरीका मिल गया। परंतु आपको वो आदत
आपको 1 महीने बाद, 15 दिन बाद आपके सारे पैसे गवा के दे देगी। आप सारा पैसा वहां गवा के जाएंगे। मैं ऐसे दर्जनों लोगों को जानता हूं विशाल, जिन्होंने ये काम किया है। पैसा पहले कमाया और उसके बाद उनको आदत लग गई, अपनी नौकरी भी छोड़ दी, काम धंधा छोड़ दिया। कौन सा काम धंधा है जहां 15 मिनट में आपका पैसा डबल हो जाए? ऐसा होता है कॉल और पुट ऑप्शन में। जो लोग नहीं समझते हैं वो मुझे कहेंगे मजाक कर रहा है, परंतु सच है। मैं आपको किसी दिन करके दिखा दूंगा। पर आगे आदत पड़ गई, आप पैसा वहां दे के जाएंगे, आप पैसा गवा के जाएंगे। सेबी ने जो डेटा निकाला है ये ऐसे ही मजाक में नहीं निकाला है, ये बिल्कुल सही डेटा है। तो इसलिए आप खून पसीने की कमाई को फैला के लगाएं, अलग अलग एसेट क्लासेस में लगाएं, जिससे कि आपका पैसा लंबी अवधि में अच्छी एक खासी ऑप्शन पूंजी जिस बन पर के बात आपके करनी काम बहुत जरूरी है वो है क्रिप्टो करेंसी का। बहुत सारे युवा अभी भी क्रिप्टो करेंसी को लेकर बहुत उत्साहित रहते हैं और सोचते हैं कि क्रिप्टो करेंसी खरीद लें, पता नहीं फ्यूचर में क्या हो जाएगा। देखिए, क्रिप्टो करेंसी आज जब हम बात कर रहे हैं विशाल, तो बिटकॉइन की आज की कीमत $1,20,000 टच कर गई है। ठीक है, तो क्रिप्टो जब से ट्रम्प साहब आए हैं वो कुछ जरा क्रिप्टो पे विशेष मेहरबान है। उन्होंने पाकिस्तान में अपने बेटे दामाद के साथ कुछ बिजनेस भी वहां शुरू किया है। पाकिस्तानी क्रिप्टो काउंसिल बना दी, आई लव पाकिस्तान तक कह दिया उन्होंने। पर क्रिप्टो अभी भारत में पूरी तरह से वैध नहीं है। रिजर्व बैंक इसके सख्त खिलाफ है। वित्त मंत्रालय ने इसको ना इलीगल घोषित किया है ना लीगल घोषित किया है। तो मेरी आंख बंद करके ये सलाह है, आंख पे पट्टी बांध के भी मैं कह सकता हूं कि जब तक ये भारत में पूरी तरह से लीगल नहीं हो जाता, आप इससे दूर रहिए। इनफैक्ट भारत सरकार और रिजर्व बैंक तो इसको करेंसी कहने को भी तैयार नहीं है। हमारे यहां इसको वर्चुअल डिजिटल एसेट कहा गया है, वीडीए, क्योंकि आरबीआई कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कि एक और करेंसी खड़ी हो जाए। जब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोलर है, हमारी करेंसी का कंट्रोलर है, तो आरबीआई इसके साथ जब तक वैध नहीं हो जाता, मेरी सलाह है आप इससे दूर रहिए। क्योंकि अगर कल को आपका पैसा नुकसान हुआ तो आपके पास कोई दरवाजा नहीं है खटखटाने के लिए कि भैया मुझे बचाओ, मेरे पैसे चले गए। कितने ही केसेस सामने आए हैं विशाल, जहां लोगों के क्रिप्टो वॉलेट्स चोरी हो गए, क्रिप्टो वॉलेट्स में से पैसा निकल गया, या वो ऐसे कॉइन्स ले लिए जो कि बिके ही नहीं आगे। और बड़ा इतने तरीके के फ्रॉड हुए हैं कि क्रिप्टो पे कभी अलग से बात करेंगे। पर फिलहाल आपके सवाल का सीधा जवाब ये है कि क्रिप्टो से मैं दूर रहने की सलाह दूंगा एक लाइन में, जब तक भारत सरकार इसको पूरी तरह से लीगल घोषित नहीं करती। बहुत बहुत शुक्रिया आप शरद कोहली साहब। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शकों को दिवाली से पहले काफी क्लैरिटी मिल गई होगी कि पैसा आपको कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपका फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर हो, आप अच्छा रिटर्न बना सके।